एक मुहावरा है, दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फजीहत, याद आ रहा था। और इसकी वजह यह थी कि कल मुअज़्ज़ज़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फरमाया कि एग्जेक्टिव को ओवररीच नहीं करनी चाहिए। हम उनसे बिल्कुल मुत्तफ़िक हैं, एग्जेक्टिव को बिल्कुल ओवररीच नहीं करनी चाहिए, पार्लियामेंट को भी ओवररीच नहीं करनी चाहिए, जुडिशरी को भी ओवररीच नहीं करनी चाहिए। और लेकिन मैं ये सोच रहा था कि क्या अदलिया को ओवररीच करनी चाहिए, जुडिशरी को ओवररीच करनी चाहिए? क्या जुडिशरी ने कभी सोचा कि जब 4 मिलिट्री डिक्टेटर्स को उंगली पकड़कर ओवररीच करवाया गया, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस, आसमा जहांगीर केस और फिर ज़फ़र अली शाह केस, ये तमाम जो मिलिट्री डिक्टेटर्स यहाँ पे आए और अदलिया ने उनको इस मुल्क पर हुकूमत करने का इख्तियार दिया और आखिरी परवेज़ मुशर्रफ को तो आइन में तरमीम करने की इजाज़त भी दी, क्या वो जुडिशरी का ओवररीच नहीं था? जब एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ा दिया गया, जिसका अभी आके 45 साल बाद ये जुडिशरी ने माना है कि गलत हुआ है, उसके बाद 4-5 हम ख्याल जुबा पोश जजेस ने अवाम के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को सिर्फ एक ख़त ना लिखने पर तौहीन अदालत के इल्ज़ाम पर घर भेज दिया। पूरी पार्लियामेंट का वो नुमाइंदा था, पूरी कौम का नुमाइंदा था। यहीं पे कहानी ख़त्म नहीं हुई। फिर दूसरे मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह लेने का संगीन जुर्म जब उसका कानून में न मिली तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लेकर उनको भी घर भेज दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब उस सजा देने वाले जज ने खुद दबाव और ब्लैकमेलिंग के तहत दिए गए फैसले का इकरार जुर्म किया तो उस जज को भी घर भेज दिया, लेकिन नवाज शरीफ का केस और सजा खत्म ना की। माय लॉर्ड, इस जुडिशल हिस्ट्री को क्या कहें? आप बताएं, लोग जानना चाहते हैं कि क्या ये जुडिशल मार्शल लॉ कहे इसको या जुडिशल ओवररीच कहे? फैसला आप कर दें, हमने तो मानना है। जैसे आपने कहा कि फैसला हम करेंगे तो मानना तो सबको पड़ेगा। और दुनिया भर 20वें नंबर पर आने वाली अदलिया हर साल गर्मी और सर्दियों की छुट्टियां ऐसे करती है कि जैसे ज़ेरे इल्तवा 22,60,000 केसेस का फैसला कर चुकी हो। हालांकि कॉकनी एक्सेंट में अंग्रेजी बोलने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ जजेस जानते हैं कि यह रवायत काबिज गोरे की गुलाम कौम पर हुक्मरानी के दौरान उस वक्त बनी जब ठंडे इंग्लिस्तान से आने वाले कॉलोनियल जजेस गुलाम बरे-सगीर के गर्म और मरतूब बरसात के मौसम को बर्दाश्त न कर पाते थे। ठंडे मुल्क से आया गोरा हाकिम खुद तो चला गया, लेकिन जाते जाते अपनी कॉलोनियल ज़हनियत हमें दे गया। मैं सोच रहा था अरशद नदीम और उसके वालिद को या उस जैसे करोड़ों पाकिस्तानियों को कभी अपनी हालत पर रिफ्लेक्ट करने का मौका मिला या नहीं मिला, या वो भी फिर अपनी मेहनत के बलबूते पर इसी सर्दी गर्मी में अपनी जगह बनाते हैं। और गोरे की बात हो रही है तो यूके के फसादात में जिस तरह वहाँ की अदालतों ने काम किया, एक छोटा सा उसका रेफरेंस देना चाहता हूँ कि अब तक वहाँ 779 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और उनमें से 349 पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। 36 मुजरिमों को सजा सुनाई जा चुकी है जिनकी उम्र 21 साल से 43 साल तक है, और उन अफराद को कम से कम सजा 2 माह और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल 2 माह जो एक 26 साल नौजवान को सुनाई गई है। दिन रात अदालतों ने काम किया है और अपना काम इतने बेहतरीन तरीके से किया है कि वहाँ पे अमन अमान वापस आ गया। वहाँ के वज़ीर आज़म ने अपनी छुट्टियाँ भी मनसूख की, लेकिन हमारे यहाँ छुट्टियाँ बहुत ज़रूरी हैं। और वहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि आने वाले दिनों में 10 साल तक की सजाएं दी जा सकती हैं। और इसके रिटर्न में हमारी अदलिया का, मैंने आपको बताया 130वां नंबर है। इसी हफ्ते कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में एक सवाल के जवाब में बताया गया है कि गाड़ियाँ कितनी हैं और सिक्योरिटी कितनी है हमारे जजेस के पास। आप भी सुनिए और एक रेफरेंस दे दूं, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अप्रैल 2018 में हुक्म दिया कि तमाम लोगों से सिक्योरिटी वापस ले ली जाए। 246 पुलिस एहलकार तैनात थे जिनको 24 घंटे में हटा दिया गया, और ताना उन्होंने ये दिया कि जिसको डर लगता है वो मुल्क से बाहर चला जाए। लेकिन खुद क्या है, अब क्या है? अब यह है कि जजेस के लिए 34 सिक्योरिटी की गाड़ियां इस्लामाबाद में, 409 गनमैन हैं, ब्यूरोक्रेट्स के लिए 6 गाड़ियां हैं, 79 गनमैन हैं, वुज़रा के लिए 4 गाड़ियां हैं, 44 गनमैन हैं, और कुल अखराजात इन सब के सिक्योरिटी के हर महीने के 4,78,85,000, और जजेस के लिए ये सबसे ज़्यादा अखराजात है 3,68,00,000, ब्यूरोक्रेट्स के लिए 69,33,000 और वुज़रा के लिए 40 लाख। लेकिन क्या कह सकते हैं, छुट्टियां भी ज़रूरी हैं, ये सहूलियात भी ज़रूरी हैं, लेकिन अदलिया का नंबर 130 है। तो माय लॉर्ड, मेरी गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा, अदलिया का मेयार तो कम से कम बेहतर कर दे। अदलिया की ओवररीच पे भी कभी बात करें और ताकि बेहतर रास्ते पे हमारी अदलिया भी चले, ताकि दूसरे भी बेहतर रास्ते पे चले। एब्सोल्युटली नॉट, ये नारा इमरान खान ने लगाया था और कहा था कि हम कोई ग़ुलाम नहीं हैं,
और ये नारे दोनों लगाए थे उन्होंने अमेरिका के बारे में, और एक साइफर लहराया इस्लामाबाद में जलसे में जब उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई, और उसमें उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत को गिराने में अमेरिका का हाथ है। ये 1 साल तक चलता रहा और उसके बाद अमेरिका से दोस्ती की पींगें बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन लगता है कि जैसे बुखार फैलता है वैसे ये वायरस, जो पाकिस्तान में जो भी वायरस होता है वो बांग्लादेश पहुंच जाता है, और अब ये वाला वायरस भी बांग्लादेश पहुंच गया है। वहाँ हसीना वाजिद साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं और फ़रार हो गई कुछ दिन पहले। उन्होंने अब ये इल्ज़ाम अमेरिका पर लगाया है कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिराई है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका को, एक मार्टिन आइलैंड है बांग्लादेश के करीब, जिस पर अमेरिका को फ़ौजी अड्डे देने से इनकार कर दिया था, और उस इनकार की पादाश में अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिरा दी। देखना यह है कि हसीना वाजिद, जिनकी अपनी फैमिली अमेरिका में बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, वो कितने अरसे बाद उस लॉबिंग का सहारा लेते हैं जिसका पीटीआई ने लिया, और एक यूटर्न यहाँ पे लिया गया। क्या वहाँ भी यूटर्न लिया जाएगा? अमेरिका बरसगीर की सियासत में तब से है जब से गोरा यहाँ से गया है, क्योंकि गोरा जाते हुए अपने दूसरे गोरे को ये खित्ता दे गया था, और आज तक बहुत सारे वज़राए आज़म इस खित्ते में ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपने हुकूमत से निकलने का इल्ज़ाम अमेरिका पर लगाया है। लेकिन हमारी आज की जो टॉप स्टोरी है वो है फैसले, सुप्रीम कोर्ट का फैसले और आइन में मुकद्दम क्या है, क्योंकि हमने कल सुना कि आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो 2 महीने के बाद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का ओहदा संभालेंगे, उन्होंने कुछ बहुत अहम बातें की हैं, और उन्होंने उन्होंने एग्जेक्टिव ओवररीच की बात की है, जुडिशल ओवररीच की बात भी उसके बाद हुई है, और उन्होंने कहा कि एक फ़ैसले पर अमल नहीं हो रहा और मेरे पास इख्तियार हुआ तो ऐसा नहीं हो पाएगा, और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मानना ना मानना आइन का ना मानना है, और फ़ैसले की इज़्ज़त करना ज़रूरी है, फ़ैसले को परखा नहीं जा सकता। बहुत सारी बातों ने अहम बातें की हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने, जिनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया सेनेटर अफरानुल्लाह साहब ने, जो अभी अभी ऐसे एंटर हुए हैं जैसे हसीना वाजिद मुल्क छोड़ के गई थी बड़ी तेज़ी में। तो लेकिन मैं अफरान साहब आप कहने से पहले बता रहा था कि हसीना वाजिद ने भी वही नारा लगा दिया, हम कोई ग़ुलाम हैं। एब्सोल्युटली नॉट। और हमारा आज की टॉप स्टोरी, मैं बात का आगाज़ हुमायूं साहब आपसे कर लेता हूँ। ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के हमदर्द और वकला ये कह रहे हैं कि अगले 2 महीने बहुत अहम हैं, और जब हम देखते हैं कि वो 2 महीने क्यों अहम है तो हमें सिर्फ ये नज़र आता है कि एक चीफ जस्टिस की तब्दीली होगी। आपके ख्याल में ये क्या तब्दीली, आपके लिए क्या तब्दीली लेके आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए अफसार साहब, इस तरह है, वो कहते हैं द आइज डजंट सी व्हाट द माइंड डजंट नो। ठीक है, तो अगर बाज़ लोग किसी चीज़ को नहीं देख पाते तो उसकी वजह ये हो जाती है उनके दिमाग को उसके बारे में इल्म नहीं होता। ठीक है, अच्छा, 2 महीने अहम हो सकते हैं, उसकी 2-3 वजूहात है। अगर आप देखें तो जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ रही हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जिस तरीके से अगर आपको पता चले कि आपको इस वक्त पाकिस्तान का जो पिछले साल से इस दफ़ा जो डेट जो है वो आप समझे कि तकरीबन वो पहुंच गया है 74.6 ट्रिलियन पे चला गया है। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स के पिछले 26 साल में 42% डेट बढ़ा है। पिछले 26 महीनों में 42% डेट बढ़ा है। तो कर्ज की वजह से हुकूमत बैठ जाएगी? नहीं, सुनते जाए, ये सारी चीज़ें आपस में लिंक होती हैं। उस लिहाज से जिस तरीके से प्राइस बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल ऐसे लोग हैं जिनके घर का किराया 25,000 है और उनका बिजली का बिल 40,000 50,000 आ रहा है। ऐसे लोग हैं कि जिनके घर का किराया 15,000 है और उनका बिल जो है वो 35,000 आ रहा है। ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये आगे जाके करेंगे, और इसका सोल्यूशन उस वक्त तक नहीं होगा जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विदाउट द इक्वेशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान नहीं आएगी। जो मर्जी कर ले, आप जिनसे मर्जी बातें कर हुकूमत एक हुकूमत आपके पास है, ऑपोजिशन लीडर आपका है, आप सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं, आप इसके अलावा क्या चाहते हैं? देखिए, अब सिंपल सी बात यह है,
सुप्रीम कोर्ट से फैसला आपके हक में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना, अगर आप वो देखें, उसकी बेसिकली जो बेसिक उसकी बुनियादें, में उस पर चला जाता हूं, मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन बेसिक बुनियाद ये है कि अगर एक इदारे ने गलती की है तो उस गलती का खमियाजा मुझे नहीं भुगतना चाहिए। लेकिन आप गए नहीं है अदालत, आप तो गए नहीं। देखिए उसने, देखिए इट डजंट मैटर, गलती उसने की है, वजह है, देखिए उसने, ये आईनी इदारा है, उसने आपने नई बात की कि नहीं, इट डज नॉट मैटर। फॉर एग्जांपल, हम एक चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उस चीज के अंदर आ जाता है कि यार यह तो एक बंदे का कत्ल भी हुआ है, ठीक है, अब आप उसके बाद कहेंगे नहीं यार, चूंकि उन लोगों ने कुछ कहा नहीं था तो हम इसको तो नोटिस देंगे ना, नोटिस देंगे ना, बुलाएंगे ना, सुन आएंगे ना। तो वहां पे पहुंचे हुए थे ना, वहां पे उन्होंने सलमान अकरम राजा का भी मैं सुनवा देता हूं, उन्होंने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें दें, हमें ना दें। सुप्रीम कोर्ट में बार बार कहा नहीं, उन्होंने जो आखिरी उसमें, तो उसमें वो उसके लिए कर रहे थे, ये पीटीआई के लिए कर रहे थे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो कर रहे थे शौजब को इंडिपेंडेंटली, शी वाज इंडिपेंडेंटली बीइंग प्रेजेंट एज अ पीटीआई पर्सन, नहीं एज अ पीटीआई पर्सन, ठीक है, ठीक है। तो जिसपे आप समझते हैं कि फैसला, आप उस पर देखें, 2 जजेस की खिलाफी राय आई है ना कि आइन की 3 या 4 शिकों को बदलना पड़ेगा। हल्फ के लिए 3 दिन है, हल्फ के लिए 3 दिन है, दूसरा हल्फ नहीं दिया जा सकता। आप ये समझते हैं कि आइन मुकद्दम है या फैसला? ठीक है, आइन हमेशा मुकद्दम होता है, हमेशा रहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं एक मिनट होल्ड ऑन, देखिए जो बात आप कर रहे हैं ना, जो 2 क्लॉजेस की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 51 और 106 के प्रोविजन, सुन लेना, जो आप आर्टिकल 51 और 106 की जो आप प्रोविजन की बात कर रहे हैं कि इलेक्शन के बाद 3 दिन होते हैं, वो इलेक्शन के बाद हैं। ये जो डिसीजन कलअदम हुआ है, ये इलेक्शन से पहले का है, तो जब वो कलअदम होगा तो उससे पहले के टाइम पे आप जाएंगे, उसके बाद के टाइम पे आप नहीं जाएंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल होता है कि जब मेरे और आपके दरमियान में डिस्प्यूट है, तो अगर चीज कलअदम हो जाएगी तो मैं उससे पहले के टाइम पे जाऊंगा। उसमें आर्टिकल 57 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 आ जाएगा, जिसमें मुझे यह चांस मिलेगा कि मैं प्रूव करूं, क्योंकि मुझे गलत तरीके से कहा गया कि आप इंडिपेंडेंट हो। तो अब मेरे पास यह बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा कि मैं बताऊं इन 15 दिनों में कि क्या मेरे पास आर्टिकल 66 ऑफ इलेक्शन एक्ट के तहत से मुझे पार्टी ओन करती है कि नहीं करती है।